हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपके लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। दरअसल ये वो प्रश्न हैं जो आज मॉक टेस्ट के दौरान मैंने संस्थान में पूछे हैं। 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है, उसमें से 50 क्वेश्चन अभी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसका 50 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप इन दोनों वीडियो को देखिए, आपको 100 क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट सेट मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक के साथ रहेगा। आप क्वेश्चन को भी बाद में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। कृषि का विकास निम्न में से किस युग में हुआ था? होलोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन या फिर इयोसीन? सही उत्तर है इसका होलोसीन। लेकिन बाकी के विषय में भी अगर थोड़ी सी जानकारी अगर हासिल कर ले हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लेस्टोसीन युग में मानव का विकास हुआ था, जबकि मायोसीन युग में फलदार पौधे और वृक्षों की उत्पत्ति हो गई थी। और इयोसीन युग जो था, इसी दौरान मछलियां, व्हेल, छोटे छोटे रेप्टाइल्स जो थे, घास, इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये बाकी जानकारी भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। भूपरपटी मतलब क्रस्ट पर ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। सबसे पहले ये जान ले कि सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये होती है 46.6% और सिलिकॉन की मात्रा 27.7%। और इस सवाल का सही जवाब है सी, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 8.13%, आयरन की मात्रा 5 और 3.63 कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। इग्नियस रॉक के संदर्भ में क्या क्या सही है? इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ऐसी चट्टानें ठोस, रवेदार और कठोर होती हैं। ऐसी चट्टानों में जीवाश्म की प्रचुरता होती है। और ग्रेनाइट पातालीय या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सही है। तो इसमें सिर्फ एक सही नहीं है, वो है 3 नंबर। ऐसी चट्टानों में जीवाश्म की प्रचुरता होती है। दरअसल ऐसे चट्टानों में या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। और 1, 2 और 4 आपके ऑप्शन डी में है। तो सही उत्तर है डी। नंबर 4। किस प्रकार की आग्नेय चट्टान में हजारीबाग जिला में पाया जाने वाला अवरक प्राप्त होता है? डायोराइट, पैग्माटाइट, ग्रेवो या फिर वैसाल्ट? और इसका सही उत्तर है पैग्माटाइट, जो ऑप्शन बी में है। अगर डायोराइट की बात करें तो डायोराइट में क्वार्ट्जाइट का अभाव होता है, जबकि बैसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उसमें लौह धातु की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। नंबर 5। किस प्रकार के अपरदन कार्य में नदी की घाटी गहरी और चौड़ी हो जाती है? अपघर्षण, सन्निघर्षण, संचारण या सभी प्रकार के अपरदन में? ऑप्शन इसका ए जो है वो सही है, अपघर्षण। और ये मुख्य रूप से नदियों के द्वारा होता है। सन्निघर्षण या अट्रिशन का मतलब होता है कि नदी, हिम नदी, वायु और सागरीय लहरें जो होती हैं उनके द्वारा अपरदन किया जाता है। और उस अपरदन के दौरान जो जल और वायु में मौजूद सैलखंड, धूलकण और रेतकण, ये जो प्रवाहित होते रहते हैं, ये आपस में टकराते रहते हैं। इसको सन्निघर्षण कहते हैं। जबकि संचारण या कोरोजन ये बेसिकली जल के द्वारा किया जाने वाला अपरदन होता है। और इसमें सैल्य पदार्थों के जल में घुलने की क्रिया होती है, मतलब कि पत्थरों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। तो खैर इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 6। मर्केली पैमाना से किसका मापन किया जाता है? ज्वालामुखी की तीव्रता का। आप इसको एलिमिनेट कर दें। ज्वालामुखी की तीव्रता ये नहीं होगा। ज्वार भाटा ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता का। दरअसल हम लोग भूकंप के लिए रिचर स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिचर स्केल के अलावा
मर्केली पैमाना से भी भूकंप का आकलन किया जाता है, लेकिन जो छोटे स्तर के भूकंप होते हैं, जो 1 से 2 डिग्री तक होते हैं, उनके लिए मर्केली पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर रिचर स्केल का ही इस्तेमाल होता है भूकंप के मापन के लिए। 1935 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक फ्रांसिस रिचर के द्वारा रिचर स्केल का विकास किया गया था, जबकि पवन के वेग को मापने का काम एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 6 का सी। नंबर 7, पृथ्वी पर लगभग 3/4 मतलब 75% किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है बी, परतदार मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक। नंबर 8, रॉश-मुटो ने किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित टोपोग्राफी या स्थलाकृति है? इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है ग्लेशियल इरोजन मतलब कि बी, हिमानी के अपरदन से। हालांकि हिमानी के अपरदन से और भी टोपोग्राफी तैयार होती है, जैसे कि हैंगिंग वैली, सर्क, अरेट, क्रैग एंड टेल, ये भी हिमानी के अपरदन से निर्मित होते हैं। हिमनद के निक्षेप से या ग्लेशियल डिपोजिट से हिमोड़ का निर्माण होता है, ड्रमलिन बनती है, एस्कर बनता है और साथ ही कैटल बनता है या कैटल जिसको बोलते हैं हम लोग। पवन के अपरदन से इंसेलबर्ग का निर्माण होता है, ड्राई कैंटर बनता है और यार्डांग का निर्माण होता है। और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पवन के निक्षेप मतलब कि विंड डिपोजिशन से या डिपोजिट से सैंड ड्यून्स बनता है, बरखान बनता है, सिफ ड्यून्स का निर्माण होता है। तो बाकी भी जो महत्वपूर्ण टोपोग्राफी है वो भी आपको मैंने बताने का काम किया और 8 का सही उत्तर है बी। नंबर 9, पर्वत निर्माण की सबसे नवीनतम घटना किस युग से संबंधित है? कैम्ब्रियन, हर्सिवियन, अल्पाइन और कैलिडोनियन। सही उत्तर है इसका अल्पाइन युग। और अल्पाइन युग में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उसमें एंडीज है, आल्प्स है, रॉकी है, काराकोरम है, हिमालय है। तो अल्पाइन इसका सही उत्तर है। जबकि कैम्ब्रियन युग के पर्वतों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत का अरावली, धारवाड़ युग के जो पर्वत हैं वो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और कुडप्पा समूह, ये सब कैम्ब्रियन युग के हैं। जबकि वसजेज और ब्लैक फॉरेस्ट ये हर्सिवियन युग का माना जाता है। कैलिडोनियन युग में अगर हम लोग देखें तो बैकाल झील, बैकाल लेक जो है उसके समीप के जो पर्वत हैं, आयरलैंड के जो पर्वत हैं, ये इसी युग में निर्मित हुए थे। नंबर 10, पंजाकार या त्रिभुजाकार डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर है गंगा नदी, जो कि त्रिभुजाकार और पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा के द्वारा आप सब जानते हैं कि एस्चुरियन का या फिर ज्वार नदों का निर्माण किया जाता है और यही काम ताप्ती भी करती है, मतलब वहां से भी एस्चुरियन डेल्टा का निर्माण होता है। स्वर्णरेखा सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नंबर 11, व्यापारिक पवनें दक्षिण गोलार्ध में किस दिशा में चलती हैं? इसका सही उत्तर सीधा जानते हैं हम लोग। सही उत्तर है दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंबर 12, ट्रोपोस्फेयर में सही उत्तर हम लोग देख लें। यहां पर सर्वोच्च तापमान विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में इसकी निम्न तापमान पाई जाती है। तो 12 का सही उत्तर है ए। नंबर 13 देखिए, किस तरह की कृषि को बुश फेलो भी कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग, बागानी या रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या स्थानांतरित। सही उत्तर है इसका डी, स्थानांतरित कृषि। ट्रक फार्मिंग मतलब कि फल फूल और सब्जियों के कृषि से संबंधित। बागानी या रोपण बेसिकली व्यापारिक या कैश क्रॉप से संबंधित होते हैं। मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। नंबर 14, किस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है? जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मतलब अल्कलाइन, अम्लीय मतलब एसिडिक, उदासीन, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, अम्लीय। जबकि जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, जबकि यहां प्रश्न है चूने की मात्रा कम होती है, तो कम के लिए अम्लीय, ऑप्शन बी। नंबर 15, चावल की कृषि के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त भौगोलिक दशा नहीं है?
वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, ये सही है। मिट्टी चिकनी और चिकनी दोमट मिट्टी। तापमान 10 डिग्री से 23 डिग्री, ये सही नहीं है, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो तापमान इसको अधिक चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी। नंबर 16, नक्की झील कहां है? नक्की झील कहां है? अजमेर में, कश्मीर में, नैनीताल में या माउंट आबू में? सही उत्तर है इसका माउंट आबू। अजमेर का जैसे एक महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील, कश्मीर का आप सब जानते हैं डल झील, वुलर झील, नैनीताल में नैनी झील है, तो इसका सही उत्तर है डी माउंट आबू। नंबर 17, बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल। सही उत्तर है इसका अरुणाचल। नंबर 18, क्या कारण है कि भारत की तट रेखा पर अच्छे बंदरगाहों की कमी है? इसका भी सही उत्तर हम सीधे जाने, क्योंकि इसकी तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नंबर 19, परियोजना एवं उसकी नदियों पर स्थिति के जोड़ों में कौन सही नहीं है? काकड़ापारा, काकड़ापारा गुजरात में है, तो गुजरात में भीमा नदी नहीं हो सकता है, तो आंसर आपका ए सही है यहां पर, क्योंकि काकड़ापारा गुजरात में है और यह ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर ही एक और महत्वपूर्ण परियोजना है उकाई परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगा ये। थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में, इडुक्की केरला में है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी और ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 20, तुंगभद्रा परियोजना में किन किन राज्यों की भागीदारी है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है इसका सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। इसके अलावा आप अन्य जो परियोजनाएं हैं उसको भी अवश्य देख ले, क्योंकि यहां से प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरीके से उड़ीसा में महानदी परियोजना, जो कि महानदी पर ही है, तालचेर परियोजना, हीराकुड महानदी पर, ये उसके महत्वपूर्ण परियोजना है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मेटूर परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर है और ये जल विद्युत से संबंधित है। इसके अलावा पापनासम परियोजना, ये भी विद्युत से संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है और ये भी तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी नदी पर। तो खैर 20 का सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। लेकिन ऐसी नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में आपको जानकारी निश्चित तौर पर हासिल कर लेनी चाहिए। नंबर 21, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई देता है? सीधा इसका उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है डी, लगभग 59%। 22, पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि? इसका भी सही उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है डी, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता है। इसके कारण ही पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। 23, निम्नलिखित में से किस दर्रे को नदियों का स्रोत कहा जाता है? बनिहाल, रोहतांग, जोजिला या फिर बुर्जिल? और सही उत्तर है इसका रोहतांग। बनिहाल को, जो कि कश्मीर में है, इसको गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जोर्जिला को जम्मू कश्मीर में यह भी है और यह कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, जबकि बुर्जिल ये भी जम्मू कश्मीर में है और यह जम्मू कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है। नंबर 24, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वी भारत में हिमालय के विस्तार को कहा जाता है, में कौन अवस्थित नहीं है? सही उत्तर जान ले इसका, सिपकीला। और सिपकीला हिमाचल में है, जिसको कि सतलज नदी का गॉर्ज कहा जाता है। तो डफला, नागा और पटकाई बूम ये पूर्वांचल हिमालय के हिस्सा है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। नंबर 25, निम्न में से कौन वायु द्वारा निर्मित झील नहीं है? मतलब कि बाकी 3 वायु के द्वारा निर्मित हैं और एक अन्य प्रक्रिया से, डिडवाना, सांभर और पंचपदरा। इसमें से सही उत्तर है गोहाना झील, जो कि बेसिकली
भूस्खलन से निर्मित होने वाला झील है और ये सोनीपत हरियाणा में है, जबकि बाकी 3 डिडवाना, सांभर और पंचपदरा ये राजस्थान में है और ये वायु द्वारा निर्मित झील है। नंबर 26, आंध्र, उत्कल एवं तमिलनाडु का मैदान किस तटीय मैदान का हिस्सा है? काठियावाड़ का मैदान, कोंकण का मैदान, मालाबार तट के मैदान या फिर पूर्वी तटीय मैदान? सही उत्तर है इसका डी, पूर्वी तटीय मैदान, जिसको कि कोरोमंडल तट तथा उत्तरी सरकार भी कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में जो सबसे ऊंची चोटी है वह है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। नंबर 27, केरल तट पर मिलने वाले लैगून को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका कयाल, ए। अपलाव के विषय में आप लोग जानते हैं ये क्या है? अपलाव बेसिकली एक नहर होती है जो सीधे तौर पर नदी से निकाली जाती है, तो नदी से सीधे निकलने वाली नहर को अपलाव कहा जाता है। नंबर 28, ऊपरी बारी दोआब किस नदी से निकाली गई है? सतलज, रावी, ब्यास या फिर चेनाब? सही उत्तर है इसका बी, रावी नदी। सतलज से जो नहर निकली है उसका नाम है सरहिंद नहर। नंबर 29, देश के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? सदाबहार, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन? इसका सही उत्तर है ए, सदाबहार वन, मतलब कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 30, मैदानों और उनके क्षेत्रों के प्रमुख बंदरगाहों के जोड़ों में कौन सही नहीं है? केरल तटीय मैदान, कोचीन, ये सही है। मालाबार का मैदान, सामने लिखा हुआ है त्रिवेंद्रम, ये सही नहीं है। अब ये सही नहीं है तो 30 का सही उत्तर बी ही होगा। मालाबार तट के मैदान में जो बंदरगाह है वो है कोलम बंदरगाह, और प्राचीन भारत में संगम युग के दौरान जो अरिकमेडु बंदरगाह हम लोग सुने पढ़े हैं वो मालाबार के मैदान में ही अवस्थित था। बाकी ऑप्शन आपके लिए है उत्कल का मैदान, विशाखापट्टनम और कोंकण तटीय मैदान ये मुंबई में। तो 30 का सही उत्तर मैंने आपको बता दिया। नंबर 31, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः किस प्रकार के चट्टानों की बहुलता है? भारतीय प्रायद्वीप में परतदार, बैसाल्ट, आग्नेय या फिर कायांतरित? और सही उत्तर है इसका आग्नेय चट्टान। नंबर 32, सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सही उत्तर है इसका धूपगढ़, डी में, जबकि गुरु शिखर जो है ये अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की और अनामुडी दक्षिण भारत या अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 33, बॉक्साइट किस मिट्टी से संबंधित है? सीधे तौर पर इसका आंसर जान ले, इसका संबंध है सी, लेटराइट मिट्टी से। नंबर 34, फुटका पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ में है, किस लिए प्रसिद्ध है? और ये प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 35, कांगड़ा, लाहुल एवं स्पीति घाटी किस हिमालय में स्थित है? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय? इसका सही उत्तर है पंजाब हिमालय। नंबर 36, भारत का प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग कहां स्थापित किया गया था? पहला तो ये जान ले कि इन चारों जगह पर एल्यूमिनियम का उद्योग है, लेकिन इसका सही उत्तर है जयनगर, जिसको कि जेके नगर भी कहा जाता है। ये आसनसोल, धनबाद के पास अवस्थित है। नंबर 37, ज्वारीय शक्ति परियोजना निम्न में से कहां है? भद्रावती, भावनगर या मीठापुर? सही उत्तर है इसका बी, भावनगर। भद्रावती ये लौह इस्पात केंद्र है, जबकि मीठापुर ये पटना में है और क्लोरीन के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा का संबंध किस पवन से है? सीधा इसका उत्तर जानते हैं, यह है पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, मतलब ऑप्शन ए। मॉनसूनी पवन जो आपके ऑप्शन में है, मॉनसूनी पवन मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलते रहते हैं, जबकि बाकी जो है पछुआ, व्यापारिक और ध्रुवीय पवन ये सालों भर उच्च वायु दाब के क्षेत्रों से निम्न वायु दाब के क्षेत्रों में एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहते हैं।
नंबर 39, उन रेखाओं को क्या कहते हैं जो समान मेघाच्छादन को व्यक्त करती हैं? इसमें ऑप्शन छूट गया है, सही उत्तर है इसका सी। नहीं, ऑप्शन नहीं छूटा हुआ है, आइसोहेलाइंस। आइसोहेलाइंस मतलब कि एक समान समुद्री खारेपन को व्यक्त करने वाली। आइसोबात मतलब कि समुद्र तल की समान गहराई को बताने वाली। सही उत्तर है इसका सी, आइसोनेफ। नेफोलॉजी मेघों का अध्ययन से संबंधित है, तो आइसोनेफ इसका आंसर होगा। और आइसोबास मतलब कि समदाब की स्थिति को यह व्यक्त करता है। नंबर 40, ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा पृथ्वी के किस भाग से बाहर आता है? आप सभी इसका उत्तर निश्चित तौर पे जानते होंगे, इसका सही उत्तर है सी, नीफे। 41, पारसनाथ का पहाड़ निर्माण प्रक्रिया के अनुसार किस प्रकार का पहाड़ है? सही उत्तर जान लें इसका। सही उत्तर है रेसिडुअल माउंटेन, मतलब कि अवशिष्ट पहाड़। अवशिष्ट पहाड़ के और उदाहरण अगर भारत में देखें तो सतपुरा, अरावली, विंध्याचल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। 42, चूने की चट्टानों के क्षेत्रों में बने मैदानों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, कास्ट मैदान। नंबर 43, समुद्री जल में किस यौगिक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑलमोस्ट सब लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका सही उत्तर है ए, सोडियम क्लोराइड, NaCl। 44, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है और ये अंध महासागर की गर्म जलधारा है, तो 44 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की परतों को क्या कहते हैं? संस्तर, परिच्छेदिका, हार्ड पैन या फिर तलछट्टी चट्टानें? सही उत्तर है इसका संस्तर, मतलब ऑप्शन ए, जिसको कि अंग्रेजी में बेड कहते हैं। नंबर 46, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस तरह की चट्टानों से होती है? मतलब मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है? इग्नियस, सेडिमेंट्री या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सी, आग्नेय और तलछट्टी दोनों से। 47, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पृथ्वी का घूर्णन, यहां एक से अधिक आपको आंसर ढूंढने हैं। पृथ्वी का घूर्णन 1 नंबर, 2 पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य का घूर्णन, और 4 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा। इसमें से 2 और 4 जो हैं ये सही उत्तर हैं, और 2 और 4 है आपका ऑप्शन सी में, तो इस सही उत्तर है सी। 48, क्षोभ मंडल मतलब कि ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई या मोटाई किस ऋतु में बढ़ जाती है? ग्रीष्म, पतझड़, बसंत या फिर शीत? सही उत्तर है इसका ग्रीष्म। नंबर 49, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहां होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट या भूमध्य रेखा के निकट? इसका सही उत्तर है डी, भूमध्य रेखा के निकट। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 100 क्वेश्चन का एक सेट होगा। अगला वीडियो में आपको बाकी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ टेलीग्राम का लिंक होगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन भी पोस्ट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखें, फेरल का नियम संबंधित है पवनों की गति से, पवनों की दिशा से, तरंगों की तीव्रता से या फिर ज्वार भाटा की उत्पत्ति से? सही उत्तर है इसका बी, यह संबंधित होता है पवनों की दिशा से। विंड के डायरेक्शन से फेरल्स का नियम लागू होता है। तो ये 50 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और अगला जो 50 होगा वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप निश्चित तौर पे जरूर देखें। धन्यवाद।